तुमने वो पहना जो तुम्हें अच्छा लगा और उन्होंने भी वही पहना जो उन्हें पसंद था। उसने बेयकीनी से सालार को देखा। कम से कम वो उससे ऐसे जवाब की तवक्को नहीं कर रही थी। तुम्हें कुछ बुरा नहीं लगा? मेरे लिए वो सब रिस्पेक्टेबल लोग थे। कुछ मेरे क्लाइंट्स थे, कुछ को मैं वैसे ही जानता हूं। तुम्हें बुरा क्यों लगेगा सालार? तुम मर्द हो, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम्हें औरतें इस तरह के कपड़ों में नजर आएंगी। बात करते हुए उसे अंदाजा नहीं हुआ कि उसका जुमला कितना सख्त था। सालार का चेहरा सुर्ख हो गया। मैं ऐसी गैदरिंग्स में मर्द बनकर नहीं जाता, मेहमान बनकर जाता हूं, और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि किसने क्या पहना है और क्या नहीं। मेरे लिए हर औरत काबिले एहतराम है। मैं लिबास की बिना पर किसी का किरदार नहीं जांचता। अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुमने दुपट्टा लिया हुआ है तो तुम काबिले इज्जत हो, और वो औरत जो एक काबिले एतराज लिबास पहने हुए है वो काबिले इज्जत नहीं है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। वो बोल नहीं सकी। सालार के लहजे में इतने दिनों में उसने पहली बार तुर्शी महसूस की थी। तुम्हें कैसा लगेगा अगर कोई तुम्हारे पर्दे की वजह से तुम्हारे बारे में यही बात कहे जैसी तुम उनके बारे में कह रही हो? तुम उनकी हिमायत क्यों कर रहे हो? वो झुंझलाई। मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरे लोग क्या करते हैं और क्या नहीं करते, ये हमारा मसला नहीं है। तुम्हें ये सब पसंद है? वो उसके सवाल पर हंसा था। ये इशू नहीं है, मुझे ये सब अपनी जिंदगी के लिए पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे डिनर्स में इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि मुझे अपनी जॉब की वजह से किसी हद तक सोशल रहना है। लेकिन मैं किसी गैदरिंग में जाकर ये तय नहीं करता फिरता कि उनमें से कितने लोग दोज़ख में जाएंगे और कितने जन्नत में। मुझे जिनसे मिलना होता है मिलता हूं, खाना खाता हूं और आ जाता हूं। मैं अपने सर पर दूसरों के अमाल का बोझ लेकर नहीं आता। वो अपनी जिंदगी की फिलॉसफी से उसे फिर हैरान कर रहा था। एक बात पूछूं? सालार ने कुछ हैरानी से उसे देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में ना आती और तुम्हें शादी करनी होती तो इस तरह की लड़कियों से कर लेते जो आज वहां थीं। वो रिमशा का नाम लेना चाहती थी लेकिन उसने नहीं लिया। वो खुद भी जान नहीं पाई कि उसने ये सवाल सालार से क्या सुनने के लिए किया था। तुम्हारा मतलब है कि मैं पर्दा करने वाली या पर्दा ना करने वाली लड़की में किससे शादी करता? सालार ने बराह रास्त सवाल कर दिया। वो उसका चेहरा देखती रही। वो वाकई यही पूछना चाहती थी। ऑनेस्टली तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं किसी औरत का सिर्फ पर्दा देखकर उससे शादी ना करता। किसी औरत का पर्दा करना या ना करना शायद मेरे लिए इतना अहम नहीं है जितना उसमें कुछ दूसरी खूबियों का होना। उसे आज शौक पर शौक लग रहे थे। अगर एक औरत अल्लाह के अहकामात पर अमल करती है, सर और जिस्म छुपाती है, अच्छी बात है, लेकिन मैं उस एक चीज के अलावा भी उस औरत में कुछ और खूबियां चाहता जिससे मैंने शादी करनी होती। कैसी खूबियां? उसे तजस्सुस हुआ था, सब्र, बर्दाश्त और इताअत। वो उसका चेहरा देखकर रह गई। ये नादिर क्वालिटीज हैं। बाकी सब कुछ होता है लड़कियों में, डिग्रीज और लुक और मैनरिज्म और पर्दा भी, लेकिन ये क्वालिटीज नापैद होती जा रही हैं। अगर उसे कोई जाम था तो खत्म हो गया था। वो जिन खूबियों को अपनी तरजीह बता रहा था वो उसमें भी नहीं थी, या कम से कम सालार के लिए फिलहाल नहीं थी। वो वहां बैठे बैठे जैसे अपना तज्जिया कर रही थी। मैं क्यों अच्छी लगी तुम्हें? उसने बिलाखिर उससे पूछ ही लिया। खाली पर्दा तुम्हें इंप्रेस नहीं करता, तहम्मुल और इताअत तो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिखाई। फिर पता नहीं। ये वो सवाल है जिसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला। एक बार नहीं, कई बार मैंने अपने आप से यही एक बात पूछी है। तुम्हें नापसंद करने की बेशुमार वजूहात बता सकता हूं, लेकिन पसंद करने के लिए मेरे पास कोई एक भी वजह नहीं। मेरा मतलब है कोई मंतकी जवाज। वो गाड़ी ड्राइव करते हुए कह रहा था। पहले तुम मुझे इंट्रीग करती थी, फिर तुम मुझे इरिटेट करने लगी, उसके बाद तुम मुझे हांट करने लगी, फिर मैं तुमसे जेलस होने लगा, फिर एनवी करने लगा, और फिर मोहब्बत। वो जैसे कदरे बेबसी से हंसा। इन सारी स्टेजेस में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, मैं तुम्हें कभी भी अपने जहन से निकाल नहीं सका। मुझे तुम्हारा ख्याल आता था और आता रहता था, और बस मेरा दिल तुम्हारी तरफ खींचता था। ख्वार जो करना था लाने मुझे, मेरी औकात बताकर, बस और कोई बात नहीं थी। इसलिए ये तो कभी पूछो ही मत कि क्यों अच्छी लगी थी तुम मुझे। वो मोहब्बत से ज्यादा बेबसी का इजहार था, और इजहार से ज्यादा एतराफ।
और अगर ये सब ना हुआ होता तो फिर तुम मेरी बजाय किसी और लड़की से शादी करते, मसलन रिमशा से। सालार ने चौंक कर उसे देखा और फिर बेख्तियार हंसा। तो ये सवाल रिमशा की वजह से हो रहे थे? यू आर सिली। तुम्हें पसंद है ना वो उसकी हंसी और तबसरा नजरअंदाज करके संजीदा ही रही। एक दोस्त और कुलीग के तौर पर, सालार ने कहा। इमामा ने जवाबन कुछ नहीं कहा। सालार को लगा जैसे वो किसी गहरी सोच में है। क्या हुआ? सालार ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं। तुम्हारे साथ खड़ी वो बहुत अच्छी लगी थी मुझे, और फिर बाज दफा एक दूसरे के साथ खड़े बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, हत्ता के दुश्मन भी साथ साथ खड़े अच्छे लगते हैं। इससे क्या होता है? सालार ने उसकी बात काटी। कुछ नहीं, ऐसे ही ख्याल आया था। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं इमामा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त है। फिलहाल दुनिया में और कोई ऐसी शय नहीं है जिसकी मुझे कमी महसूस हो रही हो। इसलिए तुम अपने अंदाजों और ख्यालों से बाहर आ जाओ। डिनर्स में जाओ, खाना खाओ, लोगों से गपशप करो। एंड दैट्स इट। उस दुनिया को अपने साथ घर लेकर मत आओ। उस रात सोने से पहले नॉवल पढ़ते हुए वो सालार के साथ होने वाली उस गुफ्तगू के बारे में सोच रही थी। वो अपने बेड पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। नॉवल से नजरें हटाकर वो सालार को देखने लगी। वो अपने काम में मुनहमिक था। सालार, उसने कुछ देर के बाद उसे मुखातिब किया। हां, उसी तरह काम करते हुए उसने कहा, तुम अच्छे इंसान हो वैसे। उसकी तारीफ करते हुए वो अजीब सी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अच्छा, वो उसी तरह मसरूफ था, किसी रद्द अमल के इजहार के बगैर ईमेल करते हुए। इमामा को लगा कि शायद उसने उसकी बात गौर से नहीं सुनी थी। मैंने तुम्हारी तारीफ की है, उसने दोहराया। बहुत शुक्रिया। उसका लहजा अब भी उतना ही सरसरी था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? उसका इतना नॉर्मल रहना इमामा से हजम नहीं हुआ था। किस चीज से? वो चौंका। मैंने तुम्हारी तारीफ की और मैंने तुम्हारा शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन तुम्हें अच्छा नहीं लगा? वो कुछ मुतजस्सिस थी। क्या अच्छा लगता मुझे? मेरी बातें सुनकर अच्छा आदमी कह रही हो, अमल देखकर कहती तब खुशी होती मुझे, और फिलहाल मैं ऐसा कोई अमल तुम्हें पेश नहीं कर सकता। इमामा बोल नहीं सकी। वो फिर अपने लैपटॉप की तरफ मुतवज्जे था। वो कुछ देर चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। फिर उसने कहा, तुमने मेरे हाथ से वो ड्रिंक क्यों ले ली थी? उसे अचानक याद आया था। क्योंकि मैं नहीं चाहता था तुम मुझे शूट कर दो। वो उसके बेतुके जवाब पर हैरान हुई। ये क्या बात हुई? शराब थी वो हिल नहीं सकी। सॉरी। सालार ने स्क्रीन से नजरें हटाते हुए उससे माजरत की। इमामा का रंग उड़ गया था। इन पार्टीज में हार्ड ड्रिंक्स भी होते हैं, सोशल ड्रिंक समझी जाती है वहां। वो संजीदगी से उसे बताते हुए दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जे हो गया। इमामा का दिल यकदम जैसे हर चीज से उचाट हुआ था। उसने जिंदगी में पहली बार शराब देखी थी। उसने शराब हाथ में ली थी। अगर वो सालार के साथ खड़ी ना होती तो शायद पी भी लेती। उसका शौहर उन पार्टीज में जाने का आदी था, और उन पार्टीज में वो कहां तक ऐसी चीजों से इज्तनाब करता था या कर पाता था, उसका एतमाद फिर तिड़कने लगा था। वो चंद हफ्तों में किसी का किरदार नहीं जांच सकती थी, वो भी तब
जब वो उसे शादी के उस पहले महीने में मुकम्मल तौर पर मुतासिर करने की कोशिश कर रहा था। चंद लम्हे पहले दिल में सालार के लिए नमूदार होने वाला एहतराम सेकंड्स में गायब हुआ था। वो जिस शीशे से उसे देख रही थी वो फिर धुंधला गया था। उसकी समझ में नहीं आया कि वो सालार से अगला जुमला क्या कहे। वो दोबारा अपनी ईमेल की तरफ मुतवज्जे हो चुका था। किताब में इमामा की दिलचस्पी मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल आई। डिप्रेशन के दौरे का आगाज नए सिरे से हुआ था। दूसरे बेडरूम के बाथरूम में आकर वो बेमकसद अपना दायां हाथ रगड़ रगड़ कर धोती रही। ये अहमकाना हरकत थी और इसका कोई फायदा भी नहीं था, लेकिन वो इस वक्त अपनी ज़हनी परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। वो वाकई बहुत अपसेट थी। वो शराब का एक गिलास नहीं था, बल्कि उसकी अज़दवाजी जिंदगी में आने वाली पहली खाई थी, पहली और सबसे बड़ी। उसके लिए ये यकीन करना नामुमकिन हो रहा था कि वो ऐसी कंपनी के होते हुए शराब से मुकम्मल इज्तनाब करता होगा। और शराब पीने का क्या मतलब था, ये किसी को समझाने की जरूरत नहीं थी। वो बेमकसद घर के हर कमरे में फिरती रही। नींद मुकम्मल तौर पर उसकी आंखों से गायब हो गई थी। अल्लाह सुकून के आसमान को अंदेशों की जमीन के बगैर क्यों नहीं खड़ा करता। उसने टेरेस से बेमकसद नीचे झांकते हुए सोचा था। वो इस तारीकी और सर्दी में कितनी ही देर टेरेस की रेलिंग के पास खड़ी नीचे देखती रही। उसे वक्त का अंदाजा नहीं हुआ। तुम क्या कर रही हो यहां? अपने अकब में सालार की आवाज ने उसकी सोचों के तसलसल को तोड़ा। वो कमरे से उसकी तवील अदम मौजूदगी की वजह से उसे ढूंढता हुआ वहां आया था। मैं, इमामा ने चौंक कर पलट कर उसे देखा। मैं नीचे देख रही थी। नीचे क्या है? सालार ने उसके करीब आकर नीचे झांका। नीचे इमामा को खुद भी पता नहीं चला कि उसने नीचे क्या देखा था। नीचे कुछ भी नहीं। सालार ने उसके चेहरे को गौर से देखने की कोशिश की। वो उसे गायब दिमाग लगी थी। गायब दिमाग या फिर परेशान। अंदर चलें? वो कोई जवाब देने की बजाय अपनी शॉल ठीक करती हुई उसके साथ अंदर आ गई। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, उसने अंदर आते हुए सालार से कहा। मैं कुछ देर टीवी देखूंगी। सालार ठिठक गया। इमामा रिमोट कंट्रोल हाथ में लिए अब टीवी ऑन कर रही थी। शादी के बाद पहली मर्तबा वो टीवी में इतनी दिलचस्पी जाहिर कर रही थी। टीवी पर कोई खास प्रोग्राम आ रहा है? उसने पूछा। नहीं, वैसे ही देखूंगी, इमामा ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो चाहती थी कि वो चला जाए। वो जाने के बजाय सोफे पर उसके बराबर आकर बैठ गया। उसने इमामा के हाथ से रिमोट कंट्रोल लेकर टीवी ऑफ किया और रिमोट कंट्रोल सेंटर टेबल पर रख दिया। इमामा ने कुछ जज्बज होकर उसे देखा। मैं शराब नहीं पीता इमामा। मैं ये फल चख चुका हूं। उसका जायका कैसा है, उसका असर क्या है, मैं इन दोनों से वाकिफ हूं। मुझे शराब में कोई गम डबोना है, ना किसी सरूर की तलाश है। मेरे लिए ये इन गुनाहों में से एक है जिनको मैं छोड़ चुका हूं। तुम हर रोज अल्लाह ताला से बस ये दुआ करो कि वो मुझे सीधे रास्ते से ना भटकाए। वो उससे सवाल की तवक्को कर रही थी, जवाब की नहीं। वो जैसे किसी साइकोलॉजिस्ट की तरह उसका जहन पढ़ रहा था। अब तुम्हें टीवी देखना है तो देखो, वरना आकर सो जाओ। गुड नाइट। उसने टीवी ऑन करते हुए इमामा के हाथ में रिमोट कंट्रोल दिया और बेडरूम में चला गया। वो उसे देखती रह गई थी। इंसान को कौन सी चीज बदल देती है? वक्त, हालात, जिंदगी, तजुर्बा, तकलीफ, तलाश, मोहब्बत या फिर अल्लाह? उसने टीवी ऑफ करते हुए सोचा। ईद के 2 हफ्ते के बाद इस्लामाबाद के एक होटल में उनके वलीमे की तकरीब मुनक्किद हुई थी।
अगर सालार की जिद ना होती तो सिकंदर कभी इस तकरीब के लिए इस्लामाबाद का इंतखाब ना करते। लेकिन सालार की जिद के सामने सिकंदर ने बिलाखिर घुटने टेक दिए थे। वो वलीमे के बाद 2 हफ्ते के लिए बहामस गए थे। पाकिस्तान से बाहर सालार के साथ इमामा का ये पहला सफर था। उन दोनों में से कोई भी नहीं जानता था कि जिंदगी में दोबारा कभी इन 15 दिनों जैसे पुरसुकून और बेफिक्री के दिन उनकी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने वाले थे। वो जिंदगी में इससे ज्यादा खूबसूरत जगहों पर इससे ज्यादा सहूलत के साथ जाते, तब भी जिंदगी के इन दिनों को वापस नहीं ला सकते थे। जब उन दोनों के दरमियान रिश्ता नया था लेकिन ताल्लुक पुराना, जब एक दूसरे पर एतमाद ज्यादा नहीं था लेकिन तवक्कुआत और उम्मीदें बहुत थीं, और जब उन दोनों के दरमियान अभी शिकायतों और तलखियों की दीवारें खड़ी नहीं हुई थीं, जिंदगी एक दूसरे से शुरू होकर एक दूसरे पर ही खत्म हो रही थी। सालार का फोन इंटरनेशनल रोमिंग पर था, लेकिन दिन का ज्यादा वक्त वो ऑफ रहता था। बैंक और उससे मुतल्लिका कामों को 15 दिनों के लिए उसने अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, और एक सेल के ऑफ रहने से उनकी जिंदगी में हैरान कुन तब्दीली आई थी। उनके पास एक दूसरे से बात करने के लिए बहुत ज्यादा वक्त था, और उस वक्त में सेल फोन मदाखलत नहीं कर पा रहा था। एक दूसरे से कही जाने वाली सारी बातें बेमानी थीं, सारी बातें बेमकसद थीं, और सारी बातें जरूरी थीं। वो दोनों एक दूसरे को अपने बचपन, अपने माजी के सारे किस्से, सारी खुशगवार बातें बताते रहे थे, जो ऐसे ही ट्रिप्स और रिजॉर्ट्स से जुड़ी हुई थीं। समंदर के पानी के इस झीलनुमा हिस्से पर बने बहुत से रांचेस में से एक पर बैठे शफाफ पानी में नजर आती मुख्तलिफ किस्म की आबी मखलूक को देखते और एक दूसरे को दिखाते उन्हें पता नहीं क्या क्या याद आता रहा। फिर उन्हें हंसी के दौरे पड़ते, बेवजह हंसी जिसका ताल्लुक किसी चीज से नहीं, सिर्फ उस ज़हनी कैफियत से था जिसमें वो उन दिनों थे। सालार बहामस पहले भी 2 बार आ चुका था, और उसके लिए वो जगह नई नहीं थी। वो उसे लेकर उन तमाम जगहों पर जा रहा था जो सी फूड्स के लिए मशहूर थीं, और इमामा को पहली बार अंदाजा हो रहा था कि उसे किस हद तक सी फूड पसंद है। खुद उसने सालार के इसरार और दबाव के बावजूद मछली के अलावा किसी दूसरी चीज को चखने तक की हिम्मत नहीं की थी। हम अपने घर में इस तरह का एक रांच भी बनवाएंगे। वो इस सुबह फिर लकड़ी के तख्ते पर आकर पानी में टांगे डबोए बैठे थे। जब इमामा ने कहा, सालार ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। एक लम्हे के लिए वो इसे मजाक समझा था, लेकिन वो बेहद संजीदा झुकी हुई पानी को मुट्ठी में लिए उछाल रही थी। किस पर बनाएंगे? सालार ने जैसे उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश की। झील पर। वहां बला की संजीदगी थी, और झील कहां से आएगी? वो हक्का बक्का था। वो तुम बनाओगे ना? वो उसे देख कर रह गया। और उस झील में पानी कहां से आएगा? इमामा ने एक लम्हे के लिए सोचा। नहर के जरिए। वो हंस पड़ा, लेकिन इमामा नहीं हंसी। पानी की नहर निकालना दूध की नहर से ज्यादा मुश्किल है स्वीटहार्ट। उसने इमामा के कंधों पर बाजू फैलाया। इमामा ने उसका हाथ झटक दिया। तुम नहीं बना कर दोगे? वो सवाल नहीं था, धमकी थी। हम यहां आ जाया करेंगे, बल्कि अगले साल मैं तुम्हें मॉरिशस लेकर जाऊंगा, फिर उससे अगले साल मालदीव। इमामा ने उसकी बात काटी। तुम नहीं बनाकर दोगे झील? इमामा, झील कैसे बनाकर दूं मैं तुम्हें? हां, यह हो सकता है कि हम किसी ऐसी जगह पर घर बनाएं जहां कुदरती तौर पर आसपास इस तरह पानी हो। सालार ने उसे टालने की कोशिश की थी। फिलहाल वो उसे साफ लफ्जों में उस रांच पर बैठकर अपने हनीमून ट्रिप के दौरान और गैर रोमानवी बातों के दरमियान ये नहीं कह सकता था कि वो अक्ल से पैदल है और जागते में ख्वाब देख रही है, और वो भी अहमकाना। हाँ, ये ठीक है। उस पर बरवक्त असर हुआ था, और सालार ने जैसे इत्मीनान का सांस लिया। सालार, तुम बहुत अच्छे हो।
इमामा ने अब उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, इमामा, ये ब्लैकमेलिंग है। सालार ने हाथ छुड़ाए बगैर गहरा सांस लेकर एहतजाज किया। वो उसके झूठ को उसके गले की हड्डी बना रही थी। हाँ है तो, उसने बड़े आराम से कंधे उचकाकर हंसते हुए कहा। वहां बाकी दिन इमामा ने उस रांझ का दोबारा जिक्र नहीं किया था और सालार ने उस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसे उम्मीद थी वो उस रांझ के बारे में भूल गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। वापस आने के चौथे दिन बाद उसने फखरिया अंदाज में सालार को उस घर के नए डिजाइन्स दिखाए थे। वो झील और रांझ भी उसका हिस्सा बन चुके थे। वो अब इस पर क्या कह सकता था? वो हनीमून उसे बहुत महंगा पड़ा था। वो दुनिया की पहली बीवी थी जिसने अपने हनीमून ट्रिप पर एक झील और रांझ की शॉपिंग की थी, और वो दुनिया का पहला शौहर था जिसने उस शॉपिंग पर एतराज नहीं किया था। उनके अपार्टमेंट की दीवार पर अब कुछ और तस्वीरों का इजाफा हो गया था, कुछ और यादों और खुशगवार लम्हों का। उनके वलीमे का फोटोशूट, पीच कलर के शरारे में वो ब्लैक डिनर सूट में मलबूस सालार के साथ वो पहली बार दुल्हन के रूप में थी। वो सालार की फेवरेट तस्वीर थी, और उनके हनीमून की तस्वीरें जिसमें तकरीबन एक जैसी सफेद टी शर्ट्स में वो एक बीच पर खड़े नजर आ रहे थे। इन सारी तस्वीरों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी, उनके चेहरे और आंखों में नजर आने वाली खुशी और चमक। उनके होंठों पर मौजूद वो मुस्कुराहट जो इन तस्वीरों पर नजर डालने वाली किसी भी पहली नजर को एक लम्हे के लिए मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी। They were made for each other. वो एक दूसरे के लिए बने थे। कम से कम वो तस्वीरें हर लिहाज से ये साबित करने पर तुली हुई थी। इमामा उस दिन चैनल सर्फिंग कर रही थी जब उसकी नजरें एक चैनल पर ठहर सी गईं। चंद लम्हों के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो स्टॉक मार्केट के हवाले से कोई प्रोग्राम था और उसमें शामिल 2 शुरका में से एक सालार भी था। एक लम्हे के लिए इमामा को यकीन नहीं आया था कि वो स्क्रीन पर सालार को देख रही है, लेकिन चंद लम्हों के बाद सालार का नाम और उसका ओहदा स्क्रीन पर चंद लम्हों के लिए फ्लैश हुआ। तो वो मुझसे झूठ बोल रहा था। इमामा ने उसका ओहदा देखकर सोचा। वो पीआर से मुंसलिक नहीं था, लेकिन इस वक्त उसे स्क्रीन पर देखते हुए वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने सालार के झूठ और उसकी वजूहात पर गौर ही नहीं किया। जिंदगी में पहली बार उसने फाइनेंस से मुताल्लिक कोई प्रोग्राम इतने शौक और लगन से देखा था। वो सालार को अक्सर इसी तरह की गुफ्तगू फोन पर करते सुन चुकी थी और उसने कभी इस पर गौर भी नहीं किया था, लेकिन स्क्रीन पर आधा घंटा इस प्रोग्राम में उसे सुनते और देखते हुए उसे एहसास हुआ कि वो बहुत इंप्रेसिव, कंपोज्ड, कॉन्फिडेंट, बेहद शार्प और एक मुकम्मल प्रोफेशनल था। वो जिंदगी में पहली बार उसकी शक्ल सूरत और पर्सनैलिटी पर गौर कर रही थी, और तभी पहली बार ही उसे एहसास हुआ कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है। शादी के तकरीबन 2 महीने के बाद पहली बार टीवी पर अपने शौहर को देखते हुए वो उससे बुरी तरह मुतासिर हो रही थी। सालार किसी पोस्ट लंच मीटिंग में था जब इमामा ने उसे फोन किया। मीटिंग तकरीबन खत्म हो रही थी, इसलिए वो कॉल लेते हुए बोर्ड रूम से निकल गया। सालार, तुम टीवी पर आए हो? इमामा ने छूटते ही उससे कहा। एक लम्हे के लिए सालार समझ नहीं सका। क्या तुम टीवी चैनल पर आए थे एक प्रोग्राम में और तुमने मुझे बताया नहीं? वो 2 माह पहले रिकॉर्ड किया था उन्होंने, रिपीट किया होगा। सालार को याद आ गया। तुम क्या कर रही हो? उसने मौजू बदला, लेकिन इमामा किस हद तक उस प्रोग्राम से मुतासिर थी, इस बात का अंदाजा उसे रात को घर आकर हुआ था। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। वो खाना खा रहे थे जब इमामा ने अचानक उसे बताया। किसे? वो चौंका, क्योंकि वो कोई और बात कर रहे थे। तुम्हारे उस प्रोग्राम को, उसमें रिकॉर्ड करने वाली क्या बात थी? वो हैरान हुआ। तुम टीवी पर बहुत अच्छे लग रहे थे। इमामा ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय कहा,
और तुम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में हो, पीआर में नहीं? इमामा ने उसे जताया। वो मुस्कुराया, लेकिन उसने जवाबन उसे कुछ नहीं कहा। तुमने देखा है अपना प्रोग्राम? सालार ने कांटा हाथ से रखते हुए उससे कहा। स्वीटहार्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हर रोज बहुत सारे एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है कि उसे रिकॉर्ड करके बीवी के साथ बैठकर देखा जाए। इससे पहले भी मैं ऐसे कई प्रोग्राम्स में आ चुका हूं और आइंदा भी कहीं ना कहीं नजर आता रहूंगा। मेरे बैंक की सीट पर जो भी बैठा होता वो तुम्हें बिजनेस चैनल्स या ऐसे प्रोग्राम्स में कहीं ना कहीं जरूर नजर आएगा। यह भी मेरी जॉब का एक हिस्सा है। वो उसका हाथ थपक कर अब दोबारा कांटा उठा रहा था। इमामा चंद लम्हे कुछ नहीं बोल सकी। उसने जैसे ठंडे पानी का भरा हुआ ग्लास उस पर उंडेला था। उसने उसे कुछ ऐसे ही शर्मिंदा किया था। सालार, सूद हराम है ना? वो खुद समझ नहीं पाई कि उसने सालार की बात के जवाब में यह क्यों कहा। शायद ये उस शर्मिंदगी का रद्द अमल था जो उसने कुछ देर पहले उठाई थी। हां, वो कांटे से कबाब का एक टुकड़ा उठाते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए ठटका था। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह झूठ हराम है, गुस्सा हराम है, गीबत हराम है, बददियानती हराम है, मुनाफकत हराम है, तोहमत लगाना हराम है, मिलावट हराम है। वो इत्मीनान से कह रहा था। मैं इन चीजों की बात नहीं कर रही। इमामा ने उसकी बात काटी। उसने जवाबन इमामा की बात काटी। क्यों? क्या इन सारी चीजों से इंसान और मुआशरे को कम नुकसान पहुंचता है? इमामा को जवाब नहीं सूझा। वो सिर्फ टीवी के प्रोग्राम में बैठा ऐसी गुफ्तगू करता इंप्रेसिव लग रहा था। हकीकी जिंदगी में इस तरह लाजवाब होना कुछ ज्यादा खुशगवार तजुर्बा नहीं था इमामा के लिए। तुम जस्टिफाई कर रहे हो सूद को? उसने बिलाखिर कहा। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हम जुज को कुल से अलग नहीं कर सकते। इस्लामी मुआशरे को सूद इतना नुकसान नहीं पहुंचा रहा जितना दूसरी खराबियां। वो उसका चेहरा देख रही थी। मैं अगर पाकिस्तानी मुआशरे में पाई जाने वाली 5 खराबियां बताऊं और कहूं कि उनमें से कोई एक खत्म कर दो जिससे मुआशरा बेहतर हो जाए, करप्शन को, गुर्बत को, नाइंसाफी को, बददियानती को या सूद को, मैं शर्त लगाता हूं इमामा कि ये 5वां ऑप्शन कभी किसी की पहली तरजीह नहीं होगा। वो चैलेंज कर रहा था और ये चैलेंज जीत भी सकता था क्योंकि वो ठीक कह रहा था। वो भी पहली 4 में से ही किसी एक खराबी को खत्म करना चाहेगी। इमामा ने दिल ही दिल में एतराफ किया। और सूद सिर्फ बैंकिंग में तो नहीं है। कोई यूटिलिटी बिल लेट होता है तो उस पर सरचार्ज लग जाता है। स्कूल या कॉलेज की फीस लेट हो जाती है तो फाइन लग जाता है। ये भी तो सूद की किस्में हैं। उसके पास उसके तौजीहात का कोई जवाब नहीं था। तो तुम बैंकिंग में इसलिए हो क्योंकि तुम सूद को दूसरी बुराइयों जैसी एक आम बुराई समझते हो? इमामा ने बहस समेटने की कोशिश की। नहीं, मैं उसे बहुत बड़ी लानत समझता हूं। तो फिर मेरी सोच से क्या तब्दीली आएगी? ये सोच लेकर सारी दुनिया के मुसलमान बैंक में काम करना बंद कर दें और दूसरे मजाहिब के लोगों के लिए रास्ते खुले छोड़ दें कि वो आएं और टेक ओवर कर लें। हमारी इकोनॉमी को अपनी मुट्ठी में ले लें, जब चाहें जैसे चाहें हमारा गला दबा दें। पावर उसकी जिसके पास कैपिटल। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहा है वेस्ट का कायम करदा है, दूसरे मजाहिब के लोगों का है। उन्होंने उसे बनाया, पॉपुलराइज किया और पूरी दुनिया में फैला दिया। हम कहां सो रहे थे उस वक्त? हमें इतनी घिन खानी थी तो फिर 200-300 साल पहले खाते। सूद से पाक एक मुतवाजी सिस्टम बनाते और चलाते उसको। ना करते वेस्ट की तकलीद, या फिर अब कोशिश करें इस सब को तब्दील करने की। लेकिन इसके लिए बैंकों में काम करना पड़ेगा। दुनिया में आज तक जो भी जंग जीती गई है वो उसने जीती है जो मैदान में तलवार लेकर उतरा है। मैदान से बाहर खड़े लोगों ने बड़ी से बड़ी गालियां भी दी हों तो भी जंग मलामतों और मजम्मतों से कभी नहीं जीती जाती। तो मैं अपनी महारत से तलवार का काम लेना चाहूंगा। मेरी जबान शायद इतनी मुअस्सर ना हो।
इमामा उलझी नजरों से उसे देखती रही। सूद के बारे में यह उनकी पहली बहस थी। रमजान में और उसके फौरन बाद इमामा को खाना पकाने का कोई खास इत्तेफाक नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसके लिए बाकायदा तौर पर घर का खाना बनाने लगी थी। वो सी फूड के अलावा किसी खास खाने का शौकीन नहीं था। सी फूड को शदीद नापसंद करने के बावजूद वो बादले नखास्ता उसके लिए हफ्ते में 1-2 बार डब्बों में बंद सी फूड के बजाय बाजार से ताजा सी फूड लाकर पकाने लगी थी। सालार को खाने में कभी दिलचस्पी नहीं रही थी, ना कभी उसकी यह ख्वाहिश रही थी कि कोई उसके लिए खाने के लवाजमात का एहतमाम करे या उसे पेश करता फिरे। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं हो पा रहा था कि कितने गैर महसूस अंदाज में वो इमामा के हाथ के खाने का आदी होने लगा था। इमामा उसके रात को बहुत देर से घर आने पर भी उसे ताजा चपाती बनाकर देने की आदी हो गई थी, और सालार ने जिंदगी में कभी कहीं ऐसी चपाती नहीं खाई थी, किसी के घर पर भी नहीं। नर्म, खुशबूदार, जायकेदार और ताजा। किसी भी डिनर टेबल पर चपाती का पहला लुकमा मुंह में डालते ही उसे इमामा याद आती थी। वो उसके हाथ की बनी हुई चपाती किसी सालन, चटनी या सलाद के बगैर भी बड़ी खुशी के साथ खा सकता था। वो नाश्ते में 2 स्लाइस, 1 अंडा खाकर और चाय या कॉफी के 1 कप के साथ भाग जाने वाला आदमी था। अब जिंदगी में पहली बार नाश्ते का कोई मेन्यू होने लगा था। अंडा तले हुए या उबले हुए के बजाय मुख्तलिफ किस्म के ऑमलेट की शक्ल में मिलने लगा था। बाज दफा पराठा होता, डब्बे के जूस की जगह ताजा जूस के गिलास ने ले ली थी। लंच के लिए घर के बने हुए सैंडविचेस और सलाद होते। वो ऑफिस में सबकी तरह एक फास्ट फूड से आने वाले लंच पैक का आदी था, और वो उसके साथ कंफर्टेबल था। शुरू में वो इमामा के इसरार पर कुछ बेदिली से इस लंच पैक को घर से लाता था, जो इमामा उसके लिए तैयार करती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी नाखुशी खत्म होने लगी थी। वो घर का खाना था, बेहद वैल्यूएबल था, क्योंकि उसे बनाने के लिए सुबह सवेरे उठकर उसकी बीवी अपना कुछ वक्त सर्फ करती थी। भूख वो बाजार से खरीदे गए चंद लुकमों से भी मिटा लेता, लेकिन वो लुकमे उसके दिल में घर में बैठी एक औरत के लिए शुक्र का एहसास पैदा ना करते, जिसे वो हर रोज उस वक्त महसूस करता जब बैंक के किचन से कोई उसके लंच को गर्म करके उसके टेबल पर लाकर रखता था। वो पानी के उस ग्लास का भी इस तरह आदी होने लगा था, जो वो हर रोज उसके घर में दाखिल होने पर उसे ला कर देती थी। कॉफी या चाय के उस कप का भी, जो वो दोनों रात के खाने के बाद टेरेस पर बैठकर पीते थे, और गर्म दूध के उस ग्लास का भी, जो वो रात को सोने से पहले उसे दिया करती थी और जिसे वो शुरू में नागवारी से घूरा करता था। मैं दूध नहीं पीता। जब उसने पहली बार गर्म दूध का गिलास उसे दिया तो उसने बेहद शाइस्तगी से बताया था। क्यों? जवाबन उसने इतनी हैरत का इजहार किया था कि वो कुछ शर्मिंदा सा हो गया था। मुझे पसंद नहीं है। मुझे तो बड़ा पसंद है। तुम्हें क्यों नहीं पसंद? मुझे इसका जायका अच्छा नहीं लगता। वो एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गई। तो मैं इसमें ओवल्टीन डाल दूं? सालार ने उसके जवाब को मुकम्मल होने से पहले ही ग्लास उठाकर पी लिया था। वो जहर पी सकता था, लेकिन ओवल्टीन नहीं, और ये उसे अंदाजा हो गया था कि वो दूध पीती है, इसलिए उसे भी दूध पीना था। दूध के फवायद से बहरहाल उसे दिलचस्पी नहीं थी। उसके अपने घर में मर्दों का जिस तरह ख्याल रखा जाता था, वो भी उसका उसी तरह ख्याल रख रही थी। ये आदतन था, खसूसन नहीं, और उसे ये तवक्को नहीं थी कि वो ख्याल कहीं रजिस्टर हो रहा था। हर औरत की तरह वो भी ये समझती थी कि उसके इन तमाम कामों को हक समझकर कर लिया जा रहा है, क्योंकि हर मर्द की तरह सालार भी तारीफ नहीं कर पा रहा था। हर मर्द की तरह उसके लिए भी आई लव यू कहना आसान था, बजाय ये कहने के कि जो तुम मेरे लिए करती हो उसकी मुझे बहुत कदर है। और हर मर्द की तरह वो भी इस एहसास तशक्कुर को तहाइफ और पैसे से रिप्लेस कर रहा था।
इमामा के लिए जिंदगी बदल गई थी या बहुत अरसे के बाद फिर शुरू हुई थी। मार्केटों में सालार या नौशीन के साथ फिरते, चीजों को देखते, वो अजीब से एहसासात का शिकार होती रहती। ये एहसास कि वो जिन चीजों को देख रही है वो उन्हें अब खरीदने के काबिल है, और ये एहसास कि अब एक ऐसी जगह है जहां वो इन चीजों को अपने लिए रख सकती थी। वो डॉक्टर सिब्ते अली का घर नहीं था, हॉस्टल नहीं था, ना ही सईदा अम्मा का घर था। ये उसका अपना घर था। तशक्कुर, खुशी, आसूदगी और फिर बेयकीनी और हैरानी। 9 साल बेनाम, बेखानदान रहने के बाद अब जबकि वो एक खानदान का हिस्सा बनी थी तो हैरानी कैसे ना होती। ख्वारी और बेसरो सामानी का सफर जहां जाकर खत्म हुआ था वो नेमतों की महराज थी। अपने घर से निकलने के बाद उसने इतने अरसे में सिर्फ एक चीज सीखी थी, अपने नफ्स पर काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात और जरूरियात को कम से कम करना, कनात करना। और ये बड़ा मुश्किल था। वो आसाइशों से निकल कर आई थी। रेत का जरा उसे थोर के कांटे की तरह चुभता था। पैसों को गिनकर खर्च करना और फिर बचाने की कोशिश करना, वो कहां आदी थी इन चीजों की। लेकिन वक्त और हालात ने उसे आदी बना दिया था। और अब जब इतने सालों के बाद उसे आसाइश मिली तो नामुमकिन था कि उसे बात बात पर वो 9 साल याद ना आते। वो जरूरत पड़ने पर सालार की दराज में पड़े पैसों को निकालते हुए ठिठक जाया करती थी, जिनको कमाने में उसकी मेहनत शामिल थी। ना ही उनकी बचत में उसका कोई हिस्सा था। उसे सही अंदाजा था कि दराज में कितनी रकम मौजूद है, क्योंकि वो उन्हें कभी गिन नहीं पाई थी। वो हर रोज उस दराज में कुछ रकम का इजाफा करने का आदी था। अगर वो उस दराज को पूरे का पूरा भी खाली कर देती तब भी अगले दिन वो खाली नहीं होता था। इस रुपए को खर्च करना उसका इस्तेहकाक था, और इस रकम के खर्च होने पर सालार ने कभी उससे सवाल नहीं किया था। वो इस घर के स्याह सफेद की मालिक थी। वो चीजों को प्राइस टैग देखकर खरीदा करती थी, अपनी ख्वाहिश देखकर नहीं। और अब यकदम प्राइस टैग देखकर खरीदारी करना उसके लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। सालार जिंदगी में खुद भी कभी बार्गेनिंग या सस्ती चीजों के इस्तेमाल का आदी नहीं रहा था, और वो इतना ही फयाज उसके मामले में भी था। नामुमकिन था कि उसे जो चीज अच्छी लगती वो उसे ना लेकर देता, और ये सिर्फ बाजार में नजर आने वाली चीजों तक ही महदूद नहीं था, बल्कि उसे किसी मैगजीन या टीवी पर भी कोई चीज अच्छी लग जाती और वो सालार से उसका जिक्र करती तो वो चीज अगले चंद दिनों में उसके घर पर होती थी। और वो किस कीमत पर आती थी सालार को परवाह नहीं होती थी। वो रात के 3 बजे भी अगर किसी चीज के खाने की फरमाइश करती तो वो उसे ले जाया करता था। मेरा दिल चाह रहा है। वो अब इस जुमले को बोलने की आदी हो रही थी, क्योंकि कोई था जो आधी रात को भी आइसक्रीम के 2 स्कूप्स, चाट की 1 प्लेट, पिज्जा के 1 स्लाइस, कॉफी के 1 कप, हॉट एंड सॉर की ख्वाहिश होने पर उसे मलामत या सब्र की तलकीन करने के बजाय उसे साथ लिए मतलूबा चीज की तलाश में एक भी शिकायती लफ्ज कहे बगैर खाली सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता फिरता था। शादी के इस मुख्तसर अरसे में भी लाहौर की कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां खाने की किसी मशहूर चीज का उसने सुना हो और सालार उसे वहां ना ले गया हो। गवाल मंडी में फजर के बाद हलवा पूरी के सस्ते नाश्ते से लेकर पीसी के 24 घंटे खुले रहने वाले कैफे में रात के पिछले पहर खाए जाने वाले लेमन टॉट्स तक, जिनको खाते हुए देर हो जाने पर उसने दुबई की वो फ्लाइट भी मिस कर दी थी जो 1 घंटा बाद थी। ये नामुमकिन था कि ऐसा शख्स किसी की दुआओं का हिस्सा ना बने। उसे कभी नमाज के बाद दुआ करते हुए सालार को याद नहीं करना पड़ा था। वो उसे हमेशा खुद ब खुद याद आ जाता था। उससे निकाह हो जाने के बाद पहली नमाज पढ़ने पर भी जब वो नाखुश थी और उससे रिश्ता खत्म करना चाहती थी, और डॉक्टर सिब्ते अली के घर पर उसे देखने और सुनने के बाद भी
जब उसने पहली बार अपने शौहर के लिए अजर की दुआ की थी, और रुखसती के बाद उस घर में पहली नमाज के दौरान भी जब उसने सालार के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा होने की दुआ की थी। वो उसे याद आता था या याद रहता था। दिन की कोई नमाज ऐसी नहीं होती थी जब वो सालार के लिए अल्लाह से नेमतों और अजर की तालिब नहीं होती थी। तब भी जब वो उससे शाकी या खफा होती थी, वो अल्लाह के बाद इस दुनिया में वाकई उसका आखिरी सहारा था। और सहारे का मतलब और अहमियत कोई इमामा से पूछता। आर यू श्योर तुम अकेले रह लोगी? सालार अब भी जैसे यकीन दहानी चाहता था। वो 2 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क अपने बैंक की किसी वर्कशॉप के सिलसिले में जा रहा था, और इमामा इस बार अपार्टमेंट में ही रहना चाहती थी। आमतौर पर सालार कराची या कहीं और जाते हुए उसे सईदा अम्मा या डॉक्टर सिब्ते अली के यहां छोड़ जाया करता था, लेकिन इस बार वो बज़िद थी कि वो वहीं रहेगी। उसका ख्याल था कि अब वो वहां अकेली रह सकती है। मैं रह लूंगी, वैसे भी फुरकान भाई और भाभी तो पास ही हैं, कुछ नहीं होता, उसने सालार को तसल्ली दी। उसकी फ्लाइट सुबह 11 बजे थी और वो इस वक्त पैकिंग से फारिग हुआ था। मेरे बगैर रह लोगी तुम? उसने इमामा की बात सुनने के बाद कहा। वो अब अपने ब्रीफ केस में कुछ पेपर्स रख रहा था। हां, 2 ही हफ्तों की तो बात है, इमामा ने बेहद इत्मीनान से उसे कहा। 2 हफ्तों में 15 दिन होते हैं, सालार ने ब्रीफ केस बंद करते हुए कहा। तो कोई बात नहीं, गुजर जाएंगे। सालार ने गहरा सांस लिया। हां, तुम्हारे तो गुजर जाएंगे, मेरे नहीं गुजरेंगे। मैं तो अभी से तुम्हें मिस करने लगा हूं यार। वो हंस पड़ी। पहले भी तो जाते हो तुम। 2 हफ्ते पहले दुबई गए थे, फिर पिछले महीने सिंगापुर। उसने तसल्ली देने वाले अंदाज में उसे याद दिलाया। 2 दिन के लिए दुबई गया था और 4 दिन के लिए सिंगापुर। ये तो 2 हफ्ते हैं। हां, तो 2 हफ्ते ही है ना, 2 महीने या 2 साल तो नहीं है, उसने कमाल इत्मीनान के साथ कहा। सालार उसे देख कर रह गया। चलो, अच्छा है ये भी। मैं याद आऊंगा ना नजर आऊंगा, ना मेरा कोई काम होगा, वक्त ही वक्त होगा तुम्हारे पास। वो न जाने उससे क्या सुनना चाहता था। हां, काफी वक्त होगा। मैं 1-2 पेंटिंग्स मुकम्मल करूंगी, घर के कुछ और काम हैं वो भी करूंगी, सईदा अम्मा के भी 1-2 काम हैं वो भी निपटाऊंगी। मैंने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है। उसने नॉवल पकड़े अपनी जमाही रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वो हंस पड़ा था। तुम्हारे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है मेरा ट्रिप। मैंने तो सोचा ही नहीं था, मेरी वजह से तुम्हारे इतने काम पेंडिंग हो रहे हैं। अगर उसके लहजे में गिला था तो इमामा ने नोटिस नहीं किया। चलो, ये भी अच्छा है, वो बड़बड़ाया था। वीजा लगा होता तो मैं तुम्हें ले जाता। उसे फिर कुछ ख्याल आया था। तुम परेशान मत हो, मैं यहां पर बिल्कुल ठीक रहूंगी, इमामा ने फौरन से पेशतर कहा। सालार जवाब देने के बजाय चुपचाप उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? इमामा उसे देखकर मुस्कुराई। तुम्हारा इत्मीनान। मैं फिल्मी हीरोइंस की तरह डायलॉग नहीं बोल सकती, सिर्फ फिल्मी हीरोइंस ही डायलॉग बोलती हैं। नहीं, हीरो भी बोलते हैं। वो इत्मीनान से हंसी। सालार मुस्कुराया तक नहीं था। वो फिर संजीदा हो गई। मत जाओ फिर, अगर इतना मिस कर रहे हो तो। उसने जैसे उसे चैलेंज किया। प्यार से कहती तो ना जाता, लेकिन मैं तुम्हारा कोई चैलेंज कबूल नहीं करूंगा। मुझे तुमसे हारना पसंद है। वो हंसी। तुम बात बदल रहे हो? नहीं, खुद को तसल्ली दे रहा हूं। चलो आओ, तुम्हें कॉफी पिलवा कर लाऊं। वो एकदम बिस्तर से उठते हुए बोला। इस वक्त रात को इस वक्त इमामा तैयार नहीं थी। हां,
इतने दिन तक तो नहीं पिलवा सकूंगा कॉफी। वो दराज से वॉलेट और कार की चाबियां निकाल रहा था। लेकिन अब मैं फिर कपड़े बदलूं? मत बदलो, चादर ले लो, यही ठीक है। सालार ने उसकी बात काटी। वो अब सेल फोन उठा रहा था। फोर्ट्रेस से कॉफी पीने के बाद वो स्टेडियम के गिर्द बेमकसद ड्राइव करता रहा। अब घर चलें, तुम्हें आराम करना चाहिए। इमामा को अचानक ख्याल आया, मैं प्लेन में आराम करूंगा। इमामा की समझ में नहीं आया कि वो इतना संजीदा और किसी गहरी सोच में क्यों डूबा हुआ था। वापस आते हुए उसने रास्ते में एक दुकान से बहुत सा फल खरीदा। तुम यहां नहीं होगे तो इतना फल खरीदने की क्या जरूरत है? इमामा हैरान हुई थी। तुम्हारे लिए खरीदा है, शायद फल खाते हुए ही मैं तुम्हें याद आ जाऊं, उसने मुस्कुराकर कहा था। यह फल खाने के लिए शर्त है? वो बेइख्तियार हंसी। नहीं, उम्मीद। इमामा उसे देखकर रह गई। वाकई उसे समझ नहीं आ रहा था कि 2 हफ्ते का ट्रिप इतना लंबा तो नहीं था कि उस पर किसी किस्म की उदासी का इजहार किया जाए। कम से कम सालार से वो इस तरह की जज्बातियत की तवक्को नहीं कर रही थी। उसे वाकई सालार के जाने के बाद पहले 2 दिन कोई मसला नहीं हुआ। वो मामूल के काम करती रही। उसने नामुकम्मल तस्वीरों पर काम शुरू किया और साथ ही एक नया नॉवल भी शुरू कर दिया। सालार की अदम मौजूदगी में रात का खाना वो फुरकान के यहां खाया करती थी। 2 दिन तक वो इत्मीनान से उनके यहां खाना खाने और कुछ देर गपशप करने के बाद घर वापस आ जाती। फिर कोई नॉवल निकाल लेती और सोने तक पढ़ती रहती। लेकिन मसला तीसरी रात को हुआ था। उस दिन सालार ने उसे दिन भर कॉल नहीं की थी और इतने महीनों में वो पहला दिन था जब उनके दरमियान किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ था। उसकी तरफ से मैसेज, कॉल और ना ही कोई ईमेल आई थी। वो पिछली रात से बहुत मसरूफ था। उसने उसे पहले ही बता दिया था कि शायद अगले चंद दिन वो उससे बात ना कर सके। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद सालार से उसकी सिर्फ 5 मिनट के लिए बात हुई थी। लेकिन पिछले 2 दिन वो वक्फे वक्फे से मुख्तसर ही सही उसको ईमेल्स भेजता रहा था और अब वो भी यकदम आना बंद हो गई थी। वो उस रात फुरकान के यहां खाने पर नहीं गई। उसकी भूख गायब हो गई थी। उसने उस दिन कंप्यूटर मुसलसल ऑन रखा हुआ था, इस आस में कि शायद वो उसे ईमेल करे। हालांकि वो वर्कशॉप के दौरान उसे ईमेल नहीं करता था। रात को उसने कॉफी के लिए क्रीम निकालने के लिए फ्रिज खोला तो उसने केक का वो टुकड़ा देखा जो 2 दिन पहले वो एयरपोर्ट जाने से पहले खाते खाते छोड़ गया था। और इमामा की समझ में नहीं आया कि उसने केक का वो बचा हुआ टुकड़ा फ्रिज में क्यों रख छोड़ा था। ना सिर्फ वो टुकड़ा बल्कि वो कैन भी जिसमें बचा हुआ जूस था। कुछ देर वो उन दोनों चीजों को देखती रही। फिर उसने फ्रिज बंद कर दिया। कॉफी बनाकर वो टेरेस पर निकल आई थी जहां वो वीकेंड्स पर अक्सर बैठा करते थे। मुंडेर से नीचे झांकते हुए उसने सुर्ख ईंटों की उस मुंडेर पर 2 मग्स के निशान देखे थे। एक जरा गहरा, दूसरा बहुत हल्का। वो रात को अक्सर यहां खड़े नीचे देखते हुए कई बार यहीं पर अपने मग्स रख दिया करते थे। नीचे बिल्डिंग के लॉन में कुछ बच्चे और लोग चहलकदमी कर रहे थे। तुम्हें बच्चे अच्छे लगते हैं? उसने एक दिन वहां खड़े नीचे खेलते और शोर मचाते हुए बच्चों को देखते हुए सालार से पूछा था। हां, लेकिन इस तरह के नहीं, उसने जवाबन चाय पीते हुए अपने कंधे उचकाकर मग से उन बच्चों की तरफ इशारा किया। वो हंस पड़ी। उसका इशारा शोर की तरफ था। मुझे तो हर तरह के बच्चे अच्छे लगते हैं, शोर करने वाले भी, उसने नीचे झांकते हुए कहा था। गुड फॉर यू बट आई कांट स्टैंड देम, सालार ने लापरवाही से कहा। दूसरों के बच्चे हैं इसलिए शोर करते हुए बुरे लगते हैं,
अपने बच्चों का शोर कभी बुरा नहीं लगेगा तुम्हें, उसने रवानी से कहा। बच्चे, एक बच्चा काफी है। वो चाय पीते पीते अटका। इमामा ने कुछ चौंक कर नीचे झांकते हुए उसे देखा। एक क्यों? तो कितने होने चाहिए? वो संजीदा हुआ। उसने एक लम्हे के लिए सोचा, कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 12। सालार ने हंसते हुए उसके जुमले में इजाफा किया था। वो इसे मजाक समझा था। मैं सीरियस हूं। उसकी हंसी के रुकने पर उसने कहा, 4 बच्चे? तुम हवासों में हो? सालार ने मग मुंडेर पर रख दिया। कौन पालेगा उन्हें? उसे बेख्तियार तशवीश हुई। तुम और मैं? उसने इत्मीनान से कहा। मैं एक बच्चा पाल सकता हूं, 4 नहीं। सालार ने दोनों हाथ उठाकर जैसे उसे हतमी अंदाज में कहा। ठीक है, तुम एक पाल लेना, 3 मैं पाल लूंगी। वो इत्मीनान से कहकर दोबारा नीचे झांकने लगी। इमामा, मैं संजीदा हूं और मैं भी। हम 4 बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। उसे लगा कि उसे इमामा को मंतकी अंदाज में समझाना चाहिए। मैं तो कर सकती हूं। मेरे पास वो पैसे हैं जो वो मैंने इसलिए नहीं दिए कि तुम उन्हें बच्चों की फौज पर इन्वेस्ट करो। सालार ने झंझलाकर उसकी बात काटी। इमामा को बुरा लगा। वो कुछ कहने के बजाय बेहद खफगी के आलम में फिर नीचे देखने लगी थी। स्वीटहार्ट, हमको। सालार ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर उसे मनाने की कोशिश की थी। हाथ हटाओ। इमामा ने उसका हाथ झटका। अगला झुंझला किधर है? मैंने क्या किया है? वो झुंझलाया। तुम चाहती हो मैं घर, ऑफिस, स्कूल, डॉक्टर्स और मार्केटों के चक्कर लगाते हुए बूढ़ा हो जाऊं? तो तुम क्या करते हुए बूढ़ा होना चाहते हो? तर्ज से जवाब आया था। वो लाजवाब हो गया। वो खफकी भरी सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मेरी समझ में नहीं आता कि लोग रात के वक्त अपने बच्चों को घर में क्यों नहीं रखते, दूसरों को दिखाने के लिए बाहर क्यों ले आते हैं। वो उसके सवाल का जवाब दिए बगैर मुंडेर से अपना मग उठाकर कुछ झुंझलाहट के आलम में अंदर चला गया था। इमामा को बेख्तियार हंसी आई थी। वो अब भी हंस पड़ी थी। मुंडेर के इस निशान को देखते हुए न जाने क्या क्या याद आया था। नीचे लॉन में फिर वही शोर बरपा था। उसने पलटकर दीवार के साथ लगे उस रग को देखा जिस पर वो दीवार के साथ टेक लगाकर कभी कभार बैठकर गिटार बजाया करता था। उसे उसकी गिटार में दिलचस्पी नहीं होती थी। वो उससे बातें करने के लिए उसके पास बैठा करती थी। गिटार बजाते हुए वो खुद नहीं बोलता था, सिर्फ उसकी बातें सुनता रहता और वो मैकानिकी अंदाज में वक्फे वक्फे से उसके मुंह में कोई ना कोई खाने की चीज डाला करती थी। वो उसे देखता रहता और गिटार पर बारी बारी अपनी पसंद की कोई ट्यून बजाता रहता या अपने इंस्ट्रूमेंट्स को निकालकर उनकी सफाई करता रहता। यह वीकेंड पर उसका पसंदीदा मशगला था। उसे एहसास नहीं हुआ कि कॉफी का मग हाथ में लिए उस रग को देखते उसकी कॉफी कब की ठंडी हो चुकी थी। वो इसी तरह भरा हुआ मग लेकर वापस अंदर आ गई। बाज दफा समझ नहीं आती कि हम किसी को क्यों याद करते हैं। याद करते हैं तो कोई याद आता है या याद आता है तो याद करते हैं। दिल ये मुअम्मा कहां हल कर पाता है। फजर के बाद वो मुसलसल कंप्यूटर के सामने बैठी थी। कॉल नहीं तो कोई ईमेल सही। उसने वक्फे वक्फे से उसे 4-5 ईमेल्स की थी। फिर वो मायूस हो गई। जवाब न आने का मतलब था कि वो ईमेल्स चेक नहीं कर रहा था।
अगले दिन उदासी का दौरा पहले से भी शदीद था। उस दिन वो पेंटिंग कर सकी, ना कोई किताब पढ़ सकी, और उसने खाना भी नहीं पकाया। फ्रिज में पिछले चंद दिनों का पड़ा हुआ खाना खा लिया। शाम तक वो अगले दिन सईदा अम्मा के यहां जाने का फैसला कर चुकी थी। उसका ख्याल था ये तन्हाई थी जो उसे मुज़महिल कर रही है। वो ये भूल गई थी कि वो 9 साल तन्हा ही रही थी, इससे ज्यादा तन्हा, इससे ज्यादा बुरे हालात में। उस दिन उसे सालार की 3 लाइनों की एक ईमेल मिली थी, और उन 3 लाइनों को उसने रात तक कम से कम 300 बार पढ़ा था। Hi sweetheart, how are you? This workshop has really nailed me down. How is your painting going? Love you. Hi sweetheart, क्या हाल है? इस वर्कशॉप ने तो जैसे मुझे जकड़ लिया है। तुम्हारी पेंटिंग कैसी चल रही है? लव यू। इन 3 जुमलों की एक ईमेल के जवाब में उसने उसे एक लंबी ईमेल की थी, जिसमें उसे अपनी हर एक्टिविटी बताई थी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा झूठ। वो उससे ये कैसे कह देती कि वो उदास है? फिर वो वजह पूछता तो उसे वो अपनी उदासी की क्या वजह बताती? बेटा, चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? कोई परेशानी है? झगड़ा करके तो नहीं गया सालार तुम्हारे साथ? सईदा अम्मा ने उसके चेहरे पर पहली नजर डालते ही अपने सवालों से उसे बौखला दिया था। वो बुरी तरह मुतफक्किर हुई थी। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस ऐसे ही घर में अकेली थी, शायद इसलिए। उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ उन्हें बहलाया, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। इमामा ने कपड़ों का बैग कमरे में रखने के फौरन बाद ड्रेसिंग टेबल के आईने के सामने खड़े होकर खुद को देखा। 5 दिनों में पहली बार उसने अपने अक्स पर गौर किया था। वो वाकई बहुत परेशान लग रही थी। सईदा अम्मा अगर परेशान हुई थी तो कोई हैरानी की बात नहीं थी, कोई भी उसका चेहरा आसानी से पढ़ सकता था। अगले 10 मिनट आईने के सामने खड़े होकर वो अपने चेहरे के आसाब और तासुरात को रिलैक्स करने की प्रैक्टिस करती रही। मुस्कुराकर, गहरे सांस लेकर, चेहरे के तासुरात को नर्म रखकर, फिर जैसे जिच होकर उसने शिकस्त मान ली। जहन्नुम में जाए, अब लगती हूं परेशान तो मैं क्या करूं? कितना मुस्कुराऊं मैं? फिर वो बाहर निकल आई। सोना वहां भी मुश्किल था और उदासी यहां भी वैसी ही थी। इतनी चुप तुम पहले तो कभी नहीं रही बेटा, अब क्या हो गया है तुम्हें? अगली शाम तक सईदा अम्मा हकीकतन फिक्रमंद हो चुकी थी। हालांकि उस दिन सुबह सालार से उसकी बात भी हुई थी। तुम सालार के साथ खुश तो हो ना? वो तशवीश से पूछ रही थी और वो उनका चेहरा देखने लगी। उदासी बुरी तरह बढ़ी थी। मसला खुशी का नहीं था, मसला ये नहीं था कि वो उसके साथ खुश है या नहीं, बात सिर्फ उसके साथ रहने की थी। खुश या उदास जैसे भी, लेकिन उसके साथ ही। उसने सईदा अम्मा को जवाब देने के बजाय मौजू बदल दिया था। वो 2 दिन वहां रहकर वो फिर उसी बेचैनी के आलम में वापस आई थी। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मेरे आने तक वहीं रहोगी। सालार उसकी वापसी पर हैरान हुआ था। मेरी मर्जी? वो कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन मालूम नहीं उसने ये क्यों कहा। ओके, वो जवाब पर हैरान हुआ था, लेकिन उसने कोई मजीद सवाल नहीं किया। मुझे न्यूयॉर्क से वर्कशॉप खत्म होने के बाद यहीं से 2 हफ्ते के लिए कनाडा जाना है। सालार ने उसे अगली खबर सुनाई। उसकी समझ में नहीं आया। क्या मतलब? जो कुलीग मॉन्ट्रियल वाली कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था, उसे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई है। फौरी तौर पर मुझे कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि मेरे पास वीजा भी है और मैं करीब भी हूं। वो सदमे से बोल ही नहीं सकी। 2 हफ्ते और बाहर ठहरने का मतलब था कि वो ईद के 1 हफ्ते के बाद वापस पाकिस्तान आता।
हेलो। सालार ने उसकी लंबी खामोशी पर लाइन पर उसकी मौजूदगी चेक की। यानी ईद के बाद आओगे तुम? उसने अपने लहजे की मायूसी पर काबू करते हुए सालार को याद दिलाने की कोशिश की कि ईद करीब है। हां, यह खरफी जवाब आया। यकीनन उसे याद था। और मैं ईद पर क्या करूंगी? उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे क्या बात करे। मायूसी की इंतहा थी जिसका वो उस वक्त शिकार हो रही थी। 1 हफ्ते का इंतजार 3 हफ्तों में तब्दील हो गया था और 3 हफ्तों के लिए उस अपार्टमेंट में अकेले रहना उसे सालार पर गुस्सा आने लगा था। तुम इस्लामाबाद चली जाना ईद पर, सालार ने कहा। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, उसने बिला वजह जिद की। ठीक है, यहीं रह लेना। सालार ने बासानी घुटने टेक दिए।